हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है। तो बेसिकली सेक्शन 1 हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हमने किए, एक एक नंबर के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो। उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम सेक्शन 2 कवर करेंगे, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 हम इसमें कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के 5-5 पार्ट हैं और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस भी दिए हैं। 4-4 ऑप्शन से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से है। एक बार 4 दोस्त राहुल, अरुण, जय और विजय किसी हिल स्टेशन में पिकनिक पर गए। पीक सीजन होने की वजह से उनको कोई रूम नहीं मिलता है। मौसम अच्छा था तो उन्होंने एक शंकु के आकार का टेंट बनाने का निर्णय लिया, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर और त्रिज्या 5 मीटर है। तो बेसिकली देखो, पीक सीजन होता है जब बहुत भीड़ भाड़ होती है, उनको रूम नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि चलो टेंट बनाया जाए, उसमें रहा जाए। टेंट की जो हाइट है यह है 12 मीटर और इसकी त्रिज्या है 5 मीटर। अब इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आप ये देख सकते हैं, पहला पार्ट ये है, और ऐसे ही 4 पार्ट इसके और हैं, ठीक है ना। तो देखो, वैसे इसका चित्र बनाने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी मैं बना देता हूं कि ये शंकु है। शंकु की ऊंचाई होती है हाइट h और इसकी त्रिज्या r, रेडियस ये होती है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो देखो, आयतन का जो फॉर्मूला है, आयतन वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पे पाई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3.14 मैंने इसीलिए रखा क्योंकि ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं जो हिंट मुझे दे रहे हैं कि 3.14 ही मुझे रखना चाहिए। लेकिन अगर आप 22/7 भी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस 5 है, 5 स्क्वायर, और हाइट जो है h ये है 12 मीटर। चौको 12 4, 3.14 इंटू 25 इंटू 4, 25 चौको 100 होता है, 100 का गुणा इसमें करेंगे 314 मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। वैसे अगर आप यहाँ पे 22/7 भी लेते तो इसका जो मान आता वो आता ये कैलकुलेट करके 2200 आ जाता, 2200/7, तो यह आता 314 दशमलव कुछ। यानी अगर हम पाई की जगह पे यहाँ पर 22/7 रखते तो इसका आंसर आता 314.285 समथिंग, ठीक है ना। तो अगर यह आता तो भी हम ऑप्शन बी ही चूज करते, लेकिन यहां पर हमने पाई 3.14 रखा तो उससे आंसर आसानी से हमारा सिंपल आ गया है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। टेंट की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? देखो, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ये टेंट आपके सामने है, यहां पे शंकु, ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे अगर हम प्रयोग करें तो आप जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर होता है h² प्लस r स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो इससे L जो है वो अंडर आ जाएगा, √h² प्लस r स्क्वायर। L का ये फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे। तो टेंट की तिर्यक ऊंचाई यानी L इज इक्वल टू √h² प्लस r स्क्वायर। तो h कितना है? हाइट तो 12 है, रेडियस 5 है, और ये हो जाएगा 144 प्लस 25 मीन्स √169 यानी 13 मीटर, ठीक है। ओके, अब इसका तीसरा पार्ट है, टेंट बनाने में किस क्षेत्रफल के कपड़े की आवश्यकता होगी? यानी हमें ये टेंट जो है इसका हमें निकालना है ये वाला एरिया जहां पे कपड़ा लगा है, जिसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो टेंट का वक्र पृष्ठ क्या होता है? फॉर्मूला पाई r/l। पाई 3.14, रेडियस 5 है, और L 13 है, ठीक है ना। L हमने अभी निकाला था ना ये, तो अब हम इसमें इस प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ, मल्टीप्लाई करके आया 15.7 इंटू 13, और यह आ जाएगा
204.1 मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, टेंट के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जो टेंट है उसका फर्श ये है, तो आप देख सकते हैं ना फर्श क्या है, ये एक वृत्ताकार है, एक सर्कल बना रहा है ये। तो इसका एरिया बताना है हमें जिसकी त्रिज्या 5 है। तो अगेन वेरी सिंपल, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14, रेडियस तो 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3.14 इंटू 5 बच्चे 25, तो ये आ जाएगा 25 चौको 100, 25 से कम 25, 35, 78 ये मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखो संपूर्ण पृष्ठ में दोनों आते हैं, वक्र पृष्ठ और आधार का एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ इसका होगा, इसमें देखो वक्र पृष्ठ जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ जो है उसका क्या हमारा क्या निकला था, वक्र पृष्ठ ये निकला था, ये वक्र पृष्ठ था हमारा, और आधार का एरिया ये था। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 204.1 प्लस 78.5, तो ये प्लस करके आ जाएगा यहाँ पर ये 6 आएगा, 8 4 12 8 2, ये आंसर आ गया है मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेल, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, स्कूल में दिवाली का उत्सव होता है, बालिकाओं को त्रिभुजाकार रंगोली तैयार करने के लिए कहा जाता है। तो ये आपके सामने त्रिभुज है और ये इस तरह की रंगोली बालिकाओं ने बनाई। त्रिभुज की भुजाएं दी हैं और पी क्यू आर इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। पी क्यू आर को इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो अब इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पहले जो बेसिक चीजें इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगी वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन जो है ये मध्य बिंदु प्रमेय पे है, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं और हिंदी में इसको मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय, ये अलग बात है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी अब मिड पॉइंट थ्योरम ही बोलते हैं। तो ये है क्या, मैं आपको ये समझा देता हूं, और ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो एक त्रिभुज ये है एबीसी, अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मान लो कि एक मध्य बिंदु आर है और ये क्यू है, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, इनके मध्य बिंदुओं को, तो ये आर क्यू और बी सी आपस में पैरेलल होंगे। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। आप समझ गए बात को। तो आर और क्यू मिड पॉइंट है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि भाई आर क्यू पैरेलल है बी सी के। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर क्यू है इसकी लंबाई बी सी की लंबाई की आधी होगी। इस बात का ध्यान रखना, ये जो लंबाई है ये इस लंबाई की आधी होगी, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आप चित्र देख सकते हैं, यहां पे ये आर क्यू मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे और इसी तरह से ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे। ये मध्य बिंदु प्रमेय है, समझ गए आप। और दूसरा ये है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम आप समझ गए ना यहाँ पे, कि अगर आर और क्यू मध्य बिंदु हुए तो ये और ये आपस में समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन अगर हम इस बात को दूसरी तरह से कहें, किस तरह से, कि एक त्रिभुज एबीसी है और यहां पर एक बिंदु ये है आर, हमने आर से होते हुए एक रेखा खींची इसके समांतर, और वो रेखा एसी को क्यू पर जाकर मिलती है, तो उससे क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन में पहले से ही क्या दिया हुआ है कि जो आर है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मिड पॉइंट। ओके, जो आर क्यू है वो पैरेलल है बीसी के, यानी आर क्यू और बीसी आपस में समांतर हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो क्यू है वो एसी का मध्य बिंदु होगा, एसी का मिड पॉइंट होगा।
ठीक है ना। ये कौन सी प्रमेय है? तो ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है, यानी मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसका कन्वर्स है, उसका विलोम है। बात एक ही है। बात क्या है कि अगर हमारे पास देखो, हमारे पास ये R है और ये Q है, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन है कंक्लूजन। अब वन बाय वन जो हमारे क्वेश्चंस है हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट है, चित्र में आर ए बी का मध्य बिंदु है, यानी जो ये आर है ए बी का मध्य बिंदु है, आर क्यू और बी सी आपस में समांतर हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं। ए क्यू किसके बराबर होगा? ए क्यू किसके बराबर होगा? तो देखो मैंने यहाँ पे जो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम वाली थ्योरम बताई थी उसके अनुसार क्या था कि अगर आर ए बी का मध्य बिंदु है और आर क्यू और बी सी समांतर है तो क्यू भी ए सी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। तो यहां पर चूंकि आर ए बी का मध्य बिंदु है और जो आर क्यू है ये बी सी के समांतर है, तो इसका मतलब यह है कि Q जो है, यानी इसका जो मतलब हुआ ये हुआ कि Q AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ये किससे हुआ? ये है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, जो मैंने आपको यहां पर ये बताया था, ठीक है ना। मध्य बिंदु प्रमेय MPT का विलोम या कन्वर्स इससे है। अब अगर Q जो है AC का मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब यह है कि जो जितना ये है उतना ये है, क्योंकि Q तो बिल्कुल बीच में है, तो AQ किसके बराबर होगा? QC के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन में मुझे एक अजीब बात यह लगी कि उन्होंने क्वेश्चन के यहां पर दिया हुआ है, आप ये लाइन अगर ठीक से देखें, ये लिखा हुआ है कि PQR BC AC और AB के मध्य बिंदु है, यानी जो Q है वो सी का मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन के शुरुआत में ही दिया है, तो हमको ये सब करने की भी वैसे आवश्यकता है नहीं जो हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले लिखा है कि ये मध्य बिंदु है, और अगर Q मिड पॉइंट है AC का तो भाई जितना AQ है उतना QC है। तो आंसर हम बिना ये लिखे भी कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है तो मैंने सोचा कि चलो इसका इस्तेमाल किया जाए और आपको ये चीज़ समझाई जाए ठीक से। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, चित्र में R तथा Q AB और AC के मध्य बिंदु है, RQ की लंबाई है, हमें RQ की लंबाई बतानी है। तो देखो ये कहा गया है कि जो R और Q है ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो RQ की लंबाई क्या होगी? तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पर जो ये RQ है, आपको याद है ये RQ, मैंने क्या बताया था आपको? RQ BC का हाफ होता है, ये देखो यहां पर, ठीक है, मैंने आपको यहां पर ये चीज समझाई थी, ये जो यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर जो RQ है वो BC का हाफ है। तो अगेन क्योंकि ये और ये मध्य बिंदु है तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि ये इसका हाफ होगा, BC का हाफ होगा, ठीक है ना। तो यहां पर BC कितना है? BC 28 है, तो RQ उसका हाफ यानी 14 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो BC है RQ बराबर BC बटे 2 यानी 28/2, और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तीसरा पार्ट है, त्रिभुज PQR के भुजाओं के साथ साथ एक माला रखी जाती है। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं PQR त्रिभुज, ये वाला, इसमें इसकी भुजाओं के साथ साथ माला रखी जाती है, ठीक है ना। ऐसे में एक माला रखी जाती है, हमें बताना है कि इस माला की लंबाई क्या है। तो बेसिकली हमें PQR की परिमाप बताना है, तो यहां पर हम लिखेंगे PQR का परिमाप, की परिमाप। तो यहां पर यानी हमें बताना है PQ प्लस QR प्लस RP, ठीक है। अब देखो PQ क्या है, तो जो PQ है वो AB का हाफ होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना, एक हमने क्वेश्चन भी किया है
कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये जो साइड होती है वो इसकी हाफ होती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे ए बी अपॉन 2। जो ये क्यू आर है, यानी ये क्यू आर देख सकते हैं ना आप, ये इसकी हाफ होगी, बीसी की हाफ, और जो आरपी है वो एसी की हाफ होगी। तो यहां पर इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। अच्छा, ए बी जो है वो 26 है, बी सी है 28 और ये है 25/2। ये तीनों को प्लस करके आएगा 79/2 यानी 39.5 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके वेल, अब हमारे पास ये पार्ट है। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें पूछा गया है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर जो PQR है यानी ये, इसका एरिया किसके बराबर होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिलाते हैं और आपके सामने ये आकृति बनती है, तो 4 आपको यहां पर त्रिभुज दिखेंगे। एक ये त्रिभुज नंबर 1, ये त्रिभुज नंबर 2, ये त्रिभुज नंबर 3 और ये त्रिभुज नंबर 4। ये जो चारों त्रिभुज हैं इन सब के एरिया बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज 1, 2, 3 और 4 के क्षेत्रफल आपस में समान हैं। तो जब चारों ही आपस में बराबर हैं, तो अगर मैं बात करूं एक की, तो पूरे का 1/4 होगा। तो इसीलिए PQR का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा, पूरे का 1/4, ठीक है ना, 1/4। और ये हमारा आंसर है। ओके, फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको विभाजित करता है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनता है और इसका विकर्ण ये है। तो इसका विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये जो त्रिभुज होते हैं आपस में, ये एक त्रिभुज ये है, एक ये है, ये आपस में सर्वांग सम होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर एक चित्र आपके सामने है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और एक ही तिर्यक रेखा आप देख सकते हैं। तो यहां पे कोण है 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख सकते हैं। और इस चित्र के हिसाब से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, कोण 6 का एकांतर कोण कौन सा है। तो देखो, ये 6 है और एकांतर कोण इसका होगा 3। आप जानते हैं कि एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक एकांतर अंतःकोण और एक एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अंतःकोण ये चारों होते हैं। तो जो 4 है इसका एकांतर 5 है, 3 का एकांतर 6 है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो ये बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है ना, एकांतर बाह्य कोण है। तो इसमें जो 1 है ये 8 के बराबर होगा और 2 7 के बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं 2 का एकांतर कौन है तो वो 7 होगा, 1 का एकांतर 8 होगा, 6 का एकांतर 3 है, 4 का एकांतर 5 है। समझ गए आप। सेकंड पार्ट है, कोण 1 का संगत कोण है। तो देखो, संगत कोण होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। तो जो कोण 1 है इसका संगत कोण होगा कोण 5, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। और यहां पे जो पहला क्वेश्चन था कि कोण 6 का एकांतर कोण कौन सा है, ये तो 3 मैंने आपको बता ही दिया था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो 1 का संगत होते हैं जो एक ही तरफ देखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि जो 2 है इसका संगत कोण कौन सा होगा, तो इसका संगत कोण होगा कोण 6, ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से 4 का संगत कोण 8 होगा। ओके, अब हमारे पास है तीसरा पार्ट। और यहां पर क्या पूछा गया है, कोण 4 यदि 120 है तो 6 का मान क्या होगा। देखो, यह है 4 और यह है 6। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह लगती है कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर होते हैं, बराबर 180 होता है, ठीक है। इसको हम को इंटीरियर
एंगल बोलते हैं सह अंतः कोण। ये कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लगती है? सह अंतः कोण। जो ये लाइन है यानी जो तिर्यक रेखा है, इसकी एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन आपको PQ दिख रही है, इसके एक साइड के कोण ये दोनों हो गए, इनको प्लस करोगे तो भी 180 आएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 180 आएगा, ठीक है। तो ये इन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है। और जो ये 4 और 6 है, इन कोणों को सह अंतः कोण भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सह अंतः कोण है उनका योग क्या होता है? 180 होता है। और इसके हिसाब से अब देखो, ये तो 120 है प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, तो इससे हमें एंगल 6 मिल जाएगा। 120 उस तरफ जाएगा, माइनस होके 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। अब यहां पर एंगल 3 और एंगल 5 का योग क्या होगा? चलिए, एंगल 3 ये है और एंगल 5 ये है, और बिल्कुल इजी है ये बताना कि इनका जो योग है वो होगा 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 है। क्यों है? क्योंकि ये सह अंतः कोण है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो एंगल 5 है ये किस कोणों के युग्मों के बराबर है? तो एंगल 5 किस किस के बराबर है यहां पर? ये एंगल 5 जो है, तो देखो आप यहां पर मुझे बताओ एंगल 5 किस किस के बराबर होगा? एंगल 5 यहां पर 8 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और किसके बराबर होगा? ये 4 के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? एंगल 5 एंगल 1 के बराबर होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सीखने के पर्पज से आप देखो इसे। एंगल 5 और एंगल 8 क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 5 और एंगल 4 ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये है एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। सॉरी 4। और एंगल 5 और एंगल 1 क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो यहां पर जो एंगल 5 है ये बराबर है एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 1 के। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 3 एंगल आए थे, एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 8। ये तीनों 5 के बराबर हैं, ये यहां पर, ठीक है ना। एंगल 8, एंगल 4, एंगल 1, तो ये तीनों 5 के बराबर हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए आलेख से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर एक ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये है उम्र और ये है लोगों की संख्या। तो बेसिकली एक गांव की जनसंख्या यहां पर लिखी है और उसमें ये लोगों के आयु वर्ग हैं और कितने आयु वर्ग की कितने लोग हैं इसका यहाँ पे ग्राफ है। जैसे 10 से 15 साल के टोटल 1400 लोग हैं, फिर इसके बाद ये 1200 है, फिर ये 1100 है, ये 1000 है, ये 900 है, ये 800 है, ये 300 है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर ग्राफ है। तो इस ग्राफ के हिसाब से हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पूरे गांव की कुल जनसंख्या क्या है, देखिए। पूरे गांव की कुल जनसंख्या यानी अलग अलग आयु वर्ग के लोग जितने हैं सबको प्लस कर देंगे। तो 10 से 15 के टोटल हमारे पास ये 1400 लोग हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 1200 है, फिर 1100 है, उसके बाद 1000 है, फिर 900 है, फिर 800 है और फिर 300 है, ठीक है ना। ये हमारे पास सबको प्लस कर देंगे तो आएगा 14, 26, 37, 47, 56, 64, 67, 6700। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है, इस आयु वर्ग के ठीक 1200 लोग गांव में रहते हैं। 1200 लोग कौन से आयु वर्ग के गांव में रहते हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 से 25 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो 1200 लोग गांव में रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है 20 से 25 यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 10 से 15 और 60 से 65 आयु वर्ग के कुल कितने लोग रहते हैं? 10 से 15 और 60 से 65। तो 10 से 15 वाले तो 1400 हैं, 60 से 65 जो हैं ये है 60 से 65, ये है टोटल 800। इनको प्लस करेंगे तो आएगा ये 2200। तो 2200 लोग गांव में रहते हैं यानी ऑप्शन सी करेक्ट है।
30 से 35 आयु वर्ग से 10-15 आयु वर्ग के कितने लोग अधिक हैं? तो 30-35 आयु वर्ग के लोग कितने हैं? तो ये 30-35 है यानी 1100 और 10-15 है 1400। तो 10-15 वाले कितने ज़्यादा हैं 30-35 वाले से? तो हम माइनस करेंगे 300 आएगा। ठीक है ना, सिंपल है। आई होप ये आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 5वां है, ठीक 800 लोग किस आयु वर्ग के हैं? तो 800 लोग आप देख सकते हैं, ये 800 है। किस आयु वर्ग के हैं? ये है। ये कौन सा आयु वर्ग है? 60 से 65। तो हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट है बी। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आपके कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में, जो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।